स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे डीएसएसबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के हैं। ये जो है डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था फार्मासिस्ट का, इसका लास्ट पार्ट है और इसमें लास्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है और आप इसको टॉप 20 क्वेश्चन समझ सकते हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जाकर के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी टीबी ड्रग विच कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? जो ईयर, जो आपके कान होते हैं, कानों में टॉक्सिसिटी कर सकता है, कानों के लिए ये दिक्कत कर सकता है। तो कौन सी एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है जो कि कॉज करेगी ओटोटॉक्सिसिटी? आपको सीधे सीधे रटना है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि करेगी ओटोटॉक्सिसिटी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है: स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। दोस्तों ये आपके जो दैनिक जीवन में भी, आपके जो डेली का रूटीन है उसमें भी हमारे जो फार्मासिस्ट बंधु हैं उनके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली थोड़ा जोड़ करके देखिएगा। द राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब आप किसी को स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ओटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में ले लें या आप इसको लंबे समय तक ले लें, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, पता चला 8 महीने के, और आपने इसे 9 महीने 10 महीने अपने मन से ले लिया, तो यह ओटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नो यूज्ड इन द स्टैंडर्ड RNTCP रिगिम फॉर MDR-TB। MDR-TB क्या होता? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है, और RNTCP का मतलब क्या है? RNTCP का मतलब है रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल्ड प्रोग्राम। रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल्ड प्रोग्राम RNTCP इज स्टैंड फॉर। ठीक है, तो कौन सी ड्रग ऐसी है जो जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं स्टैंडर्ड RNTCP रिगाइम फॉर MDR-TB? MDR-TB के लिए तो आप इतना समझिएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: कैनामाइसिन, रिफाम्पिन, साइक्लोसेरिन या ओफ्लॉक्सासिन। द राइट आंसर इज रिफाम्पिन। रिफाम्पिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे RNTCP रिगाइम फॉर MDR-TB के लिए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि MDR-TB का फुल फॉर्म क्या होगा जाकर के, तो आ जाएगा मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है इसको? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब टीबी का ट्रीटमेंट किया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की हेल्प से, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन की ड्रग्स चलाई जाती हैं जिनका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि पैरा अमीनोसैलिसाइलिक एसिड है, इथम्ब्यूटॉल है, या इथियोनामाइड भी कभी कभी चलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, प्रेडॉक्सिन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, इनका जो है एक कॉम्बिनेशन चलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन का। इथम्ब्यूटॉल भी होता है समटाइम्स कभी कभी। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल ड्रग्स हो गई, मल्टीपल साल्ट हो गए, और जब ये रेजिस्टेंस हो जाता है और काम नहीं करता है टीबी में, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैलिग्नेंट कंडीशन with abnormal increase in granulocyte WBC blood will be classified as। देखिए जब ब्लड में मैलिग्नेंट कंडीशन हो जाए, मैलिग्नेंट का मतलब ट्यूमर की कंडीशन हो जाए एक तरीके से, विद एबनॉर्मल इंक्रीज इन ग्रेन्युलोसाइट्स WBC, तो WBC में जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स वाली जो साइट्स का मतलब सेल्स होती हैं, वो एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होने लगे। ग्रेन्युलोसाइट्स WBC दो तरीके की होती है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो जब ग्रेन्युलोसाइट्स आपकी एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होने लगे तो इसको, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? आपके सामने चार ऑप्शन है: लिम्फोइड ल्यूकीमिया, माइलॉइड ल्यूकीमिया, ऑल ऑफ द अबव या लिम्फोमा। ठीक है, तो द राइट आंसर इज माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्योंकि मैलिग्नेंट जो सेल हैं वो आपकी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ेंगी। ठीक है, तो माइलॉइड ल्यूकीमिया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। फॉर्मेलिन कंटेन्स फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिन जो होता है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा सफाई के टाइम पे फॉर्मेलिन का इस्तेमाल होता है, जब फर्श की सफाई करी जाती है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो फॉर्मेलिन का इस्तेमाल होता है। 54% फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 27% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या 37% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो द राइट आंसर इज 37% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ फॉर्मेलिन ब्रांड नेम।
ठीक है। ब्रांड नेम जो फॉर्मेलिन के ब्रांड नेम से फॉर्मेल्डिहाइड जो है 37% आता है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे हम लोग 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन। सिल्वर सल्फर डायाजीन इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स बिकॉज इट्स हाई एक्टिविटी अगेंस्ट। देखिए सिल्वर सल्फर डायाजीन की बात हो रही है, ये एंटी माइक्रोबियल होता है, ठीक है। सिल्वर सल्फर डायाजीन एंटी माइक्रोबियल या एक तरीके से कह सकते हैं एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फर डायाजीन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स। बर्न्स का मतलब जब जल जाता है कोई पेशेंट है जो जला हुआ है, ठीक है, बर्न्स, बिकॉज इट्स हाई एक्टिविटी अगेंस्ट, क्योंकि इसकी जो सिल्वर सल्फर डायाजीन है इसकी हाईली एक्टिविटी पाई जाती है किसके अगेन में, ज्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नीबैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरियम। द राइट आंसर इज ज्यूडोमोनास। ज्यूडोमोनास जो कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेन में सिल्वर सल्फर डायाजीन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एट्रोपिन ब्लॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना भी है चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देंगे अभी। एट्रोपिन ब्लॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। जब कभी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देंगे, चूंकि कुछ लोगों का लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का लगा है, कुछ लोगों का UPRVUNL का भी लगा है, ठीक है। तो UPRVUNL के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट्रोपिन किसको ब्लॉक करेगा, इपिनेफ्रिन को, डोपामीन को, एसिटाइल कोलिन को या नॉरइपिनेफ्रिन को। अब जिसने एट्रोपिन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक होता है एट्रोपिन, अब अगर एंटीकोलिनर्जिक होता है तो एंटीकोलिनर्जिक किसके रिस्पॉन्स को कम करेगा, एंटीकोलिन स्ट्रेस जो होते हैं उनके रिस्पॉन्स को कम करता है। तो एंटीकोलिन स्ट्रेस कौन सा है इसमें से, एसिटाइल कोलिन जो होता है ACH, एंटीकोलिन स्ट्रेस जो है हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स को एंटागोनाइज कर देगा एट्रोपिन, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच इज नॉट अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। विच इज नॉट अ साइड इफेक्ट, इनमें से कौन सा एक साइड इफेक्ट नहीं है किसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट का। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ट्रीटमेंट होता है, सपोज दैट किसी मरीज में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका, हाइपोग्लाइसीमिया, स्केलेटल मसल्स वीकनेस या सोडियम रिटेंशन, लोअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करी गई है, अगर आपने ह्यूमन एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है अगर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये नहीं होने देगा बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हो गया जाकर कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो इसको कहा जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों नहीं कम होने देता है, भाई रीज़न आप ये भी तो पूछ सकते हैं क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है ये क्या करता है, जो आपका बॉडी में ग्लूकोज है इसके लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए शुगर के लेवल को मेंटेन करेगा। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द पार्ट ऑफ शुगर, ठीक है, मोनोमर है एक तरीके से देखा जाए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक या एनाफाइलेक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड विद। देखिए अगर एनाफाइलेक्टिक टाइप की ड्रग रिएक्शन हो जाए, ठीक है, और एयरवेज का मतलब सांस जो लेने वाली श्वासनली है या जो रास्ता है सांस लेने का जो रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की वजह से, तब आप कौन सा ट्रीटमेंट देंगे या कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। साल्बुटामॉल, एड्रेनलिन, डाइफेनहाइड्रामिन या नॉर एड्रेनलिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सारे क्वेश्चन हैं। तो द राइट आंसर इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का इस्तेमाल होता है बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एयर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक कंडीशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग आई ड्रॉप्स में कॉज मियोसिस एक्सेप्ट। देखिए आपको पहले टर्म मियोसिस को समझना होगा। मियोसिस क्या होता है, 2 टर्म होते हैं, एक होता है मिडरियासिस, ठीक है, मिडरियासिस, और एक होता है मियोसिस। मिडरियासिस का मतलब क्या होता है, मिडरियासिस का मतलब क्या है, डायलेशन ऑफ द आईबॉल या प्यूपिल,
और मियोसिस का मतलब हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल। मियोसिस का मतलब हो गया जाकर के जो आपकी आई बॉल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ना, और मिड्रियासिस का मतलब वो फैल जाएगी, आई बॉल जो है फैल जाएगी, ठीक है। तो ऑल द फॉलोइंग आई ड्रॉप्स, मतलब ये सारे आई ड्रॉप जो ये नीचे दिए गए हैं, में कॉज मियोसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, सिकोड़ देंगे या सिकुड़ जाएगी जो आपकी आई बॉल है वो, ठीक है। लेकिन एक ऐसी मेडिसिन है जो सिकुड़ने नहीं देगी, वो कौन सी मेडिसिन है? पिलोकार्पिन है, नियोस्टिग्मिन है, एट्रोपिन है या टीमोलॉल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। द राइट आंसर इज एट्रोपिन। एट्रोपिन मिड्रियाटिक एक्शन करता है, मिड्रियाटिक एक्शन यानी डायलेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। द राइट आंसर इज एट्रोपिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस इट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम, स्टमक, डिसेंडिंग कॉलन या ट्रांसवर्स कॉलन। द राइट आंसर इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, तो इसमें जो है ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेफेस्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर अल्सर। देखिए अगर किसी को अल्सर हो गया हो पेट में तो उसके लिए सेफेस्ट नॉन ओपियोइड मतलब जो नशीली दवा नहीं होती है, एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करे और नशीली दवा ना हो, तो कौन सी दवा ऐसी है जो गैस्ट्रिक अल्सर में सेफ़ है, ठीक है। सेफेस्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर अल्सर यानी सेफ जो दवा है, ओपाइड, ओपाइड का मतलब नशीली दवा, और एनाल्जेसिक का मतलब जो दर्द को कम करती है अल्सर के लिए, सेलिकॉक्सिब, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक सोडियम या आइबुप्रोफेन। द राइट आंसर इज सेलिकॉक्सिब। सेलिकॉक्सिब जो है सेफेस्ट नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एलोप्यूरिनॉल लोअर्स द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ। एलोप्यूरिनॉल जो होता है वो कम कर देता है प्लाज्मा में कंसंट्रेशन किस चीज़ का? एलोप्यूरिनॉल किस कैटेगरी की दवा है? पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, एलोप्यूरिनॉल जो होता है ये सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, ठीक है। और किस चीज़ के सिंथेसिस? ये यूरिक एसिड के सिंथेसिस को कम कर देता है। तो बस वही है कि ये डाउन कर देगा किसको? यूरिक एसिड का। और किस में दिया जाता है? गाउट में दिया जाता है, एंटी गाउट मेडिसिन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन। इन विच कंडीशन इज कोडीन यूज्ड। किस कंडीशन में कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एंटी डायरियल, एंटीटसिव, एनाल्जेसिक, ऑल ऑफ द एबव। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। कोडीन का इस्तेमाल इन तीनों कैटेगरी में, तीनों कंडीशन में किया जाता है, तीनों प्रॉब्लम्स में किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच एंटी एस्थमेटिक इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर। इनमें से कौन सा एक एंटी एस्थमेटिक होता है? एंटी एस्थमेटिक मतलब जो अस्थमा में इस्तेमाल किया जाएगा, अस्थमा नहीं होने देगा। इज़ नॉट अ ब्रोंकियोडाइलेटर्स। हाँ वो एंटी एस्थमेटिक तो है लेकिन वो ब्रोंको को जो है डायलेट नहीं करेगा, ब्रोंकियोल्स को डायलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब विच एंटी एस्थमेटिक इज़ नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर। एंटी एस्थमेटिक तो है लेकिन ब्रोंकियोल्स को डायलेट नहीं करता है। फॉर्मेटरॉल, थियोफाइलिन, इप्राटोपियम ब्रोमाइड या सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो द राइट आंसर इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। बाकी के ये तीनों जो हैं, ये फॉर्मेटरॉल, थियोफाइलिन, इप्राटोपियम ब्रोमाइड, ये तीनों के तीनों ब्रोंकियोल्स को भी डायलेट करेंगे और एंटी एस्थमेटिक भी होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच वन इज सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। विच वन इज अ सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट वो भी सेंट्रली। तो कैरिसोप्रोडोल, डेंट्रोलिन सोडियम, क्विनिन या डेकामिथोनियम। डेकामिथोनियम। तो द राइट आंसर इज कैरिसोप्रोडोल। कैरिसोप्रोडोल एक ऐसी सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट होती है जो सेंट्रली तो होती है, सीधी सी बात है, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होता है कैरिसोप्रोडोल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच इज नॉट अ पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन। देखिए पेरेंट्रल का मतलब जो कि इंटेस्टाइन में न जाने दे, पैरा प्लस इंटरनल, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में न जाने दे तो पेरेंट्रल हो गया जा करके, इंटरनल, ठीक है ना, इंटरल। तो अब इसमें जो है आपका आयरन डेक्स्ट्रॉन है, आयरन माल्टोज है, आयरन कार्बोक्सी माल्टोज है, फेरस सुक्रोज है। तो इसमें से बताइए आप लोग, आंसर आपका बताना है आपको। विच इज़ नॉट अ पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन, जो पेरेंट्रली आयरन की प्रिपरेशन नहीं दी जाएगी वो है आयरन डेक्स्ट्रॉन। आयरन डेक्स्ट्रॉन जो होता है
प्रोटॉन नहीं है, थोड़ा गलती हो गई। आयरन माल्टोज जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो विच इज़ नॉट अ पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन, कौन सा पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन नहीं है, जो पेरेंट्रली नहीं दिया जाएगा। पेरेंट्रली का मतलब IV, IM, SC, ठीक है। तो इसमें से आयरन माल्टोज जो हमारा है वो पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, द राइट आंसर इज आयरन माल्टोज। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनमें से कौन सा एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है। ओमेप्राजोल, फेमोटिडिन, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। तो आपको इसका आंसर देना है कौन सा इसमें से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है। तो द राइट आंसर इज फेमोटिडिन। और फेमोटिडिन होता क्या है, H2 एंटागोनिस्ट होता है। हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको जो है ये एंटागोनाइज करेगा, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्शन ऑफ विच एंटीबायोटिक मे बी इनहिबिटेड बाय कंकरेंट यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन। देखिए इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है जिसका एक्शन इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अगर आप साथ में ले लेते हैं क्लिंडामाइसिन साथ में लेने पर किस एंटीबायोटिक का एक्शन जो है रुक जाएगा, कम हो जाएगा। पेंसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आपके सामने 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है, आपको टिक करना है। द राइट आंसर इज इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन को क्लिंडामाइसिन के साथ में नहीं लेना होता है क्योंकि ये एक दूसरे को एक्शन को कम कर देती हैं। एक्शन ऑफ विच एंटीबायोटिक्स मे बी इनहिबिटेड बाय कंकरेंट यूज ऑफ क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन के साथ अगर आप इरिथ्रोमाइसिन लेंगे तो इरिथ्रोमाइसिन का एक्शन जो है वो कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। 99 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कोबाल्ट कंटेन्स करता है, रखता है। विटामिन B2, B1, B12, B6। आप सभी लोग जानते हैं विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसके नाम में ही कोबाल्ट आता है। तो द राइट आंसर इज साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का और आज की वीडियो का। विच ड्रग इज़ नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्ने, इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो एक्ने को ट्रीटमेंट में नहीं दिया जा सकता है, एक्ने के ट्रीटमेंट में नहीं दी जाती है। बेंजल पेरोक्साइड, मोनोबेंजोन, टॉपिकल क्लिंडामाइसिन या रेटिनोइक एसिड। द राइट आंसर इज मोनोबेंजोन। मोनोबेंजोन इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्ने। तो द राइट आंसर इज मोनोबेंजोन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िए। और इसी तरीके से हम आपके लिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के 2020 क्वेश्चंस लाते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे पूरा सेट पेपर भी लाएंगे। और आपको करना ये है कि सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।